तो बदर अली ने ये क्यों नहीं सोचा कि पढ़ लिख कर जॉब करनी है, समाज सेवा का रास्ता क्यों चुना? अगर हमें असीमित लोगों की मदद करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप राजनीति के अंदर आएँ। तो बदर भाई हमें ये बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि लोगों को आपकी ज़रूरत है, लोगों को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो नीडर हो, जो कभी ना झुके और उनके हक के लिए उनकी आवाज़ बना रहे? आपको कब महसूस हुआ ऐसा? देखिए, जिस दिन मैं जेल से आया 18 दिसंबर और 2019 को मैं जेल से आया। एनआरसी के टाइम में 5 मुसलमानों को मारा मेरठ शहर के अंदर आंदोलन के। अच्छा बदर भाई, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हौसला, ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपके अंदर? देखिए, जो हालात आज हैं, मैंने क्या कहा कि ये जज्बा इंसान माँ के पेट से लेके पैदा होता है। अच्छा बदर भाई, अब मुझे ये बताइए कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में कब आया जब आपको ये लगा हो कि हाँ मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना है और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? देखिए, जब हमारा 30 जून 2019 को मॉब लिंचिंग को लेकर के प्रोटेस्ट था, लेकिन हमें ये लगता था कि अगर आज उस इंसान की तबरेज़ अंसारी की आवाज़ नहीं उठाई और उसकी माँ जो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि एक मेरठ का, उत्तर प्रदेश का एक मेरा बेटा। तो तबरेज़ अंसारी वाले मामले में ही आप जेल गए थे? जी हाँ, हम तबरेज़ अंसारी के मामले में जेल गए। अच्छा, एक तरफ तो बदर अली कह रहे हैं कि वो तबरेज़ अंसारी के लिए आवाज़ उठाते हैं, कोई दंगा नहीं होता है, कोई जो है कहीं कोई हादसा नहीं होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है और मीडिया जो है आपको गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर बताता है। उन लोगों के लिए क्या जवाब है? देखिए, जब आप कौम की आवाज़ उठाएंगे तो आप बागी कहलाएंगे, और आज के ज़माने में बागी का जो अल्फाज है वो यही है कि आप गैंगस्टर हैं। अच्छा, बदर अली के अंदर ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि जब बदर अली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ इतना जमघटा जुड़ जाता है कि पुलिस प्रशासन परेशान हो जाता है? बदर अली एक मुसलमान है, अच्छे लीडर हैं और निडर इंसान हैं, तो उन्होंने एक मुस्लिम होने के नाते भी एएसपी को क्यों चुना, जबकि एमआईएम एक बड़ा अच्छा जो है फैसला हो सकता था? हम सिर्फ इस बिहाफ पे कि जो है ओवैसी साहब बढ़िया बोलते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और वाकई में उन जैसा काबिल आदमी शायद हिंदुस्तान तो छोड़ो, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत कम होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कभी डरना नहीं सीखा, जिन्होंने जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा, जिनका मैं आज अपने इस पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं इस शेर के साथ। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमाना हम जिगर आजमाएं। दोस्तों, आज हम स्वागत कर रहे हैं बदर अली भाई का। बदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो बदर भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत और इतना हौसला कहाँ से आया आपके अंदर? देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे वालिद साहब ने यही बात सिखाई कि हमेशा हक बात के साथ रहना। परेशानी आएंगी, मुसीबत आएंगी, लेकिन रास्ता जो मंजिल तक पहुंचेगा वो हक रास्ता ही पहुंचेगा। तो हमने कोशिश करी कि हमेशा गरीब मजलूम के साथ खड़े हों, और जब गरीब मजलूम के साथ आप खड़े होंगे तो आपके साथ में अल्लाह की मदद आएगी, और जहां अल्लाह की मदद होगी वहां पर तो डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई और कहाँ तक पढ़ाई की है बदर भाई? देखिए, इंटर तो हमने फ़िज़ाम इंटर कॉलेज से किया, और बीकॉम किया डीएन इंटर कॉलेज से और डिग्री कॉलेज से, और उसके बाद एमकॉम किया हमने मेरठ कॉलेज से। उसके बाद फिर अपना राजनीति में लगे, तो फिर आगे हमें बीएड करना था, तो उसे हम जो स्किप कर दिया था हमने बाद में बीएड। तो बदर अली जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं और राजनेता भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सोशल वर्क के बारे में। तो आपकी एक समिति है, युवा सेवा समिति, तो इसकी स्थापना कब और कैसे हुई? देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम बहुत सारे छात्र नेता वहाँ पर के साथ में हम रहते थे, तो उनके साथ जब हमने आना जाना शुरू किया, उनके प्रोटेस्ट में हमने भाग लेना शुरू किया,
तो हमने देखा कि ये सब लोग अपने अपने मतलब की बात करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम स्टूडेंट है, जब कोई उसके ऊपर ज़्यादती होती है, जब कोई उसका काम कॉलेज के अंदर रोका जाता है या कहीं कोई बात आती है, तो ये लोग बिल्कुल भी स्टैंड नहीं वो लेते। तब फिर हम सब लोगों ने मशवरा किया कि हम एक अपना संगठन बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनकी कोई भी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। तब हमने 2011-12 में युवा सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने पहले मेयर शहर, फिर मेयर ज़िला, और आज आप देखेंगे अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे युवा सेवा समिति के लोग नहीं हैं, या कहीं पर हम जाएं तो वहाँ पे युवा सेवा समिति के लोग खड़े हुए हमें ना मिलें। तो बदर भाई, ये दौर ऐसा है जहाँ लोग पढ़ लिख कर और एजुकेशन हासिल करके, डिग्री हासिल करके लोग जॉब करना चाहते हैं, एक लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो बदर अली ने ये क्यों नहीं सोचा कि पढ़ लिख कर जॉब करनी है, समाज सेवा का रास्ता क्यों चुना? देखिए, हमारे वालिद साहब ने खैर हमसे ये बात बोली थी उस ज़माने में कि भाई आपको वो बीएड करना है और बीएड के बाद में आपको जॉब पर जाना है। लेकिन हमारे मन में ये बात थी कि अगर हम जॉब पे जाते हैं तो हम वहाँ पर कितने लोग भला कर सकते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। लेकिन अगर हमें असीमित लोगों की मदद करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि आप राजनीति के अंदर आएँ, ताकत हासिल करें, और जितनी ताकत आपके पास में रहेगी उतने ज़्यादा आप लोगों की मदद आप कर सकते हैं। और इस दौर के अंदर आप देखें कि हमें ये फ़ख्र वो रहता है अपने आप पर भी और अपने जो हमारे साथी लोग हैं उन पर भी, कि जब इस दौर में मुसलमान का नाम लेना भी गुनाह है। एक कोई भी बात हो, जानवर की जान की कीमत है, मुसलमान की जान की कीमत नहीं है। तो इस दौर में भी बदर अली ने कौम का झंडा उठा रखा है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र, ये सब युवा सेवा समिति की देन। और आज हमारे पीछे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सब खड़े हुए हैं, और हमेशा से चंद्रशेखर भाई का हमें पूरा सपोर्ट वो रहता है। तो उनकी एक हमारी ताकत तो है ही, और साथ में चंद्रशेखर भाई की ताकत मिली तो आज पूरी की पूरी बेबाकी से हम जो है मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो बदर अली जब लोगों के बीच जाकर लोगों की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो बदर भाई हमें ये बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि लोगों को आपकी ज़रूरत है, लोगों को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो नीडर हो, जो कभी ना झुके और उनके हक़ के लिए उनकी आवाज़ बना रहे? आपको कब महसूस हुआ ऐसा? देखिए, जिस दिन मैं जेल से आया 18 दिसंबर और 2019 को मैं जेल से आया। जेल से आने के ठीक 72 घंटे बाद एनआरसी के टाइम में पुलिस ने पांच मुसलमानों को मारा मेरठ शहर के अंदर आंदोलन के, जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो क्योंकि हम जेल से आए हुए 2 दिन ही हुए थे हमें, तो हमसे सब परिवार के लोगों ने कहा कि भैया भैया आप जेल से आए हो और आपको वहाँ पर नहीं जाना है। लेकिन जैसे जैसे जुमे की नमाज़ हुई, फिर असर हुआ, फिर जब मगरिब हुई, तो मालूम पड़ा कि एक एक करके 5 लाशें मेरठ शहर के अंदर पड़ी हुई थी। तो हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे कि साहब आपको आना है, वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है। फला जगह लाश पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है। उनकी माएँ चीख रही हैं, उनकी बहनें चीख रही हैं, उनके बच्चे चीख रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुलिस हो रही है जो चारों तरफ। तो मुझे आज भी याद है कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं निपटा, तो पूरी फैमिली हमारे पास जो है इर्द गिर्द ही बैठी हुई थी। तो मेरे पास मोहसिन नाम का लड़का था एक, वो रोटी बना करके अपने घर वापसी आ रहा था। तो जब वहाँ पे बवाल हो रहा था तो उसके गोली लगी और वो वहीं पे ही उसका देहांत हो गया। मोहसिन का? हाँ, मोहसिन का। तो उसकी माताजी का फ़ोन मेरे पास में आया। आने के बाद में मुझसे कहा कि भी मैं जानती हूँ कि आपको जेल से आए हुए भी 2 दिन हुए हैं, लेकिन मेरा एक ही बेटा था, उसकी मौत हो गई, मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की लाश को तुम मेरे पास ला के दे दो। मुझे महल्ले के लोग ये बता रहे हैं कि अगर आपने थोड़ी देर में लाश नहीं उठाई या आपके पास नहीं आई तो पुलिस लाश को उठा करके लेके चली जाएगी। अब हमने कहा कि ठीक है साहब, मैं आ रहा हूँ, माँ तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ।
तो उस वक्त में जब मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी वाइफ भी बैठी हुई थी, हमारी वालदा भी बैठी हुई थी, हमारे चाचा भी बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम हमें पकड़ा कि नहीं भी आपको नहीं जाना, क्योंकि हमारे पीछे क्या क्या जातियाँ हुई, हम पे कितना जुल्म हुआ, वो सब हमने तो सहा, हमारे साथ में हमारे पूरे के पूरे परिवार ने सहा। तो परिवार ये चाहता था कि जब इतनी सी बात पर 5.5 महीने की जेल हुई, 22 मुकदमे लगे, हॉस्पिटल तोड़ दिया गया, ऑफिस बंद कर दिया गया, लाख जातियाँ हुई, तो यहाँ पर तो 5 आदमी मर गए। तो अगर आप जाएंगे तो पता चल रहा है कि आपको फिर दोबारा जेल में न डाल दें। लेकिन हमें उस दिन महसूस हुआ कि भी अगर हम आज नहीं गए तो कौम ये समझेगी कि बदर अली डर गया। तो हम अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के गए, सिर्फ इसलिए कि हमें मोहसिन के माँ के आंसू पोंछने थे और इस सरकार को, इस प्रशासन को ये मैसेज देना था कि देखो, भले ही आपने हम पे 22 मुकदमे लगाए हों, भले ही आपने हम पे लाख ज़्यादतियाँ की हों, लेकिन देखिए बदर अली अपनी कौम के लिए आपके सामने अब भी खड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसे बदर भाई आपने बताया कि जब भी कोई किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई इंसिडेंट होता है या कोई भी हादसा पेश आता है तो जाहिर सी बात है डर तो लगता है। बदर अली नहीं डरते, ये अलग बात है, और बदर अली समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जब बदर अली के साथ कोई इंसिडेंट होता है, जैसे आपने बताया आप जेल गए या इसी तरीके से कोई थ्रेट्स वगैरह आते हैं, तो फैमिली पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है इसका? देखिए, जिस वक्त मैंने अभी घटना का जिक्र किया मैंने, तो जब मैं जा रहा था वहाँ पे, जब मुझे मोहसिन की वालदा ने जो बुलाया, तो हमारी वालदा रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो हमारे जो अंकल थे वो मेरे मिजाज को जानते थे कि जब तक नहीं जाने का तो ये शांत नहीं रहने, ये बेचैन रहेगा मछली की तरह, तो आप इसे जाने दो, और अगर ये जाएगा तो इसके दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं बाकी लोगों की माफिक घर नहीं बैठा था, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ था। तो अब जो एक मिजाज, एक जोश और जुनून जो हम माँ के पेट से लेकर के पैदा हुए, अब उस मिजाज को हम बदल तो सकते नहीं। अब उस मिजाज को पूरा करने के लिए अब फैमिली परेशान वो रहती है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ज़्यादा परेशानी है, जाऊंगा तो जो है उससे ज़्यादा परेशानी है। तो हम ये चाहते कि देखो जी, मैं तो जाऊंगा जरूर, आपको जो परेशानी वो उठानी है आप उठाइए, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं ज़्यादा परेशान होकर मैं अपने घर बैठ जाऊँगा। अच्छा बदर भाई, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हौसला, ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपके अंदर? देखिए, जो हालात आज हैं, मैंने क्या कहा कि ये जज्बा इंसान माँ के पेट से लेके पैदा होता है, और हमारा हमेशा कहना ये रहता है कि कौम की आवाज़ उठाने का जो वक्त है वो आज है, क्योंकि बुरा वक्त वो आज चल रहा है। तो जो इंसान आज खड़ा हुआ है, चाहे उसमें आप हों या मैं हूँ, वो कौम का हमदर्द है। और अगर हम आज भी आवाज़ नहीं उठा सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, तो फिर हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है तो हमें उस पर ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको एहसास हो रहा है कि फला जगह पर एक टोपी वाले को देख करके पीटा गया, एक दाढ़ी वाले को देख के पीटा गया, तो अगर आप अफसोस कर रहे हो तो उठो और उसे बदलो, और अगर आप नहीं बदल सकते तो फिर आपको अफसोस करने का भी कोई हक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बदर भाई, अब मुझे ये बताइए कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में कब आया जब आपको ये लगा हो कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना है और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? देखिए, जब हमारा 30 जून 2019 को मॉब लिंचिंग को लेकर के प्रोटेस्ट था, तो ठीक 24 घंटे पहले 29 जून को हमसे प्रशासन के लोगों ने कहा, बड़े अधिकारियों ने, कि आप इस प्रोटेस्ट को मना कर दीजिए। आप कहाँ पे था ये प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट था हमारा यहीं पे ही फ़ज़ा इंटर कॉलेज में। अच्छा, ये मेरे, जी हाँ, मेरठ में ही। प्रशासन ने हमसे मना किया, लेकिन हमें ये लगता था कि अगर आज उस इंसान की तबरेज़ अंसारी की आवाज़ नहीं उठाई, और उसकी माँ जो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि एक मेरठ का, उत्तर प्रदेश का एक मेरा बेटा, वो मेरे बेटे की आवाज़ उठा रहा है, तो अगर आज हमने प्रशासन की बातों में आकर के, शासन से हम डर करके अपने घर बैठ गए, तो फिर कल को जो जातियाँ आज हो रही हैं वो इससे ज़्यादा होंगी। तो हम कम से कम खामोश तो बैठेंगे नहीं,
हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने वो आवाज़ उठाई और उसके बाद क्या क्या वाक़यात हुए सब वो आपके सामने है सब। तो तबरेज़ अंसारी वाले मामले में ही आप जेल गए थे? जी हाँ, हम तबरेज़ अंसारी के मामले में जेल गए और उस मामले में भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ना कोई लूटपाट हुई, ना कोई आगजनी हुई, ना ही कोई गोली चली, ना ही कोई जाम लगा, ना ही कोई ऐसा काम हुआ कि जिससे ये लगे कि मेयर शहर का माहौल ख़राब हुआ। और करना तो ये हुआ कि इन बीजेपी के लोगों ने सिर्फ इसलिए इस छोटे से मामले को बड़ा बनाया कि अगर बदर अली को आज नहीं रोका तो कल को ये इंसान हमारे सर पे आकर के बैठ जाएगा। जो उस वक्त में प्रशासन के लोग थे उन्होंने इस बात को कहा उन बीजेपी के लोगों से तमाम कि ठीक है, कोई प्रोटेस्ट था, भीड़ उसमें आ गई, जितनी गलती थी मैंने उसके हिसाब से मुकदमा मैंने दर्ज कर दिया है, मैं अपने हिसाब से कार्रवाई कर दूंगा। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये बात उस अधिकारी की हजम नहीं हुई। सब लोगों की रात को ही मीटिंग हुई और अगले 24 घंटे में पहले एसएसपी का ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद आईजी का ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद जो है एसपी क्राइम का ट्रांसफ़र हुआ। आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटी सी बात पर के 3 आईपीएस का ट्रांसफ़र होना ये इस बात का सबूत है कि ये लोग बदर अली के पीछे कितनी मुस्तैदी से पड़े हुए थे। अच्छा, एक तरफ तो बदर अली कह रहे हैं कि वो तबरेज़ अंसारी के लिए आवाज़ उठाते हैं, कोई दंगा नहीं होता है, कोई जो है कहीं कोई हादसा नहीं होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है और मीडिया जो है आपको गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर बताता है। उन लोगों के लिए क्या जवाब है आपका? देखिए, जब आप कौम की आवाज़ उठाएंगे तो आप बागी कहलाएंगे। और आज के ज़माने में बागी का जो अल्फाज है वो यही है कि आप गैंगस्टर हैं और आप हिस्ट्री शीटर हैं। अगर आप हिस्ट्री शीटर हैं और गैंगस्टर हैं तो समझ ले कि आप जो है कौम की आवाज़ उठाते हुए बागी बन गए। आज के वक्त में आज के वक्त में ये वक्त वही नहीं तो हमने आज तक किसी के चाटा नहीं मारा, हमने किसी की ज़मीन नहीं कब्जाई, हमने किसी के पैसे नहीं मारे, हमने कभी आज तक किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं दी। अगर उसके बावजूद भी बदर अली पर 22 मुकदमे हैं, वो गैंगस्टर है और जो हिस्ट्री शीटर है, तो इसका मतलब ये है कि वो कौम की आवाज़ उठाते उठाते बागी बन गया। अच्छा, बदर अली के अंदर ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि जब बदर अली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ इतना जमघटा जुड़ जाता है कि पुलिस प्रशासन परेशान हो जाता है? क्या ख़ास बात है आपकी? देखिए, चौधरी चरण सिंह का जो प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी का, उसमें हमें चंद्रशेखर भाई आए और हमें पार्टी ज्वाइन कराने के लिए वो आए थे। असल में क्या है कि जो आज का जो दौर है, आज के दौर में नौजवानों को लगता है कि हाँ, ये इंसान है जो हमारे मतलब की बात को कर रहा है और जहाँ भी कोई ज़्यादती होती है ये इंसान वहाँ पर पहुँच जाता है। जबकि ये आदमी ना विधायक है, ना मंत्री है और ना ही कोई ऐसे ओहदे पर रहा। तो क्यों ना हमने जब सबको देख लिया, सबको पहले वोट दी, उनको ताकत दी, उसके बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये आदमी कुछ ना होते हुए अगर इतना जुल्म सहने के बाद भी कर रहा है हिम्मत, तो अब हमें इसका साथ देना चाहिए। तो अगर बात आती है चौधरी चरण सिंह की तो लोग अल्लाह का शुक्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बात आती है तालकटोरा स्टेडियम की तो वो भी आपने देखा होगा कि सारे लोग मिल करके तालकटोरा को नहीं भर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी मदद से और सभी लोगों की मदद से हमने उस स्टेडियम को भरने का काम किया। अच्छा बदर भाई, ये सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि सोशल वर्क करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, उनके बीच जाकर उनका दर्द सुनते हुए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मेरी लाइफ में ये चेंज रहा इन बीच में कि कोई इंसान बदर अली के पास कोई मदद मांगने के लिए आया, तो अगर बदर अली के पास कुछ भी नहीं है और उसके पास उसकी जान भी है, तो इतना चेंज आया तो बदर अली ये बोलेगा कि साहब मेरे पास कुछ तो है नहीं, जान है, ये बता कहाँ पर देनी है। ये जज्बा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बदर भाई, सोशल वर्क इतना अच्छा चल रहा था, लोगों की हेल्प हो रही थी, आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो फिर लोगों की हेल्प करते हुए राजनीति में आने का मकसद क्या था? राजनीति क्यों ज्वाइन करी? देखिए, हमारे यहाँ पर दो तरह के लोग हैं हमारे समाज में, हमारी कौम में। एक इंसान तो वो है कि जिसे सिर्फ समाज सेवा करनी है। कोई गरीब आया,
उसकी मदद कर दी, किसी के बच्चे का निकाह है उसकी मदद कर दी, कहीं कोई परेशानी का वक्त आया तो वहाँ पर जो है पैसों की मदद कर दी। एक तबका वो है। दूसरा तबका वो है कि जो सिर्फ प्योर पॉलिटिकल है, उसे राजनीतिक जो करनी है, उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी आदमी का ऑपरेशन हो रहा नहीं हो रहा, किसी के बच्चे का निकाह हो रहा नहीं हो रहा, कोई इंसान दवाई से परेशान है उसकी मदद हो रही नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे जो राजनीति जो करनी है। हमने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए, सोशल वर्क को और जो राजनीति को। कहीं पे किसी गरीब आदमी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो बदली वहाँ पर खड़ा हुआ है, किसी के बच्चे का निकाह नहीं हो रहा तो जो बदली जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर किसी दाढ़ी वाले को टोपी वाले को मारा जा रहा है तो बदली जो है थाने पे खड़ा हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि मुसलमान को या गरीब मजलूम को कहीं भी कोई ज़रूरत है तो बदली वहाँ पर खड़ा हुआ मिलेगा। और इसीलिए राजनीति ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारे काम जब तक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी आप उस काम को अंजाम नहीं दे सकते आप। अच्छा बदर भाई, जब आपने राजनीति ज्वाइन करी तो आप शुरुआत से एएसपी में हैं या फिर बाद में आप? देखिए, जब आज़ाद समाज पार्टी बनी हम उसके संस्थापक सदस्य रहे, बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें हुई दूर तो अभी पिछले साल जो है अक्टूबर में चंद्रशेखर भाई ने खुद आए और आ करके हमें आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता वो दोबारा हमें दिलाई, और पूरी ताकत के साथ, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ आज हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को आज़ाद समाज पार्टी से जोड़ें, क्योंकि अगर मुसलमानों पे जो जुल्म आज हो रहा है अगर इसका बदला लेना है तो बदला लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके पास आपकी सरकार हो, आपके पास ताकत हो, और ताकत तभी मिल सकती है कि जब मुसलमान और दलित दोनों मिलेगा। अकेले मुसलमान के बलबूते ना ताकत हासिल हो सकती है, ना ही अगर ये रहेगा आपका दलित साथ रहेगा तो भी नहीं होगी। जब तक दोनों नहीं मिलने के तब तक ताकत हासिल नहीं होने की। अच्छा, मेरा सवाल नहीं है ये, बल्कि ये एक आपके चाहने वाले हैं, देवबंद से ही हैं, खुश नसीब कमर नाम है शायद उनका। वैसे तो काफ़ी सारे डीएम भी आए लेकिन कोई ऐसा मेयारी सवाल था नहीं जो मैं आपसे कर सकूं आपके मुताबिक, लेकिन उनका सवाल बड़ा अच्छा था, मुझे भी जानना है। बदर अली एक मुसलमान है, अच्छे लीडर हैं और निडर इंसान है, तो उन्होंने एक मुस्लिम होने के नाते भी एएसपी को क्यों चुना, जबकि एमआईएम एक बड़ा अच्छा जो है फैसला हो सकता था? देखिए, हम सिर्फ इस बिहाफ पे कि जो है ओवैसी साहब बढ़िया बोलते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और वाकई में उन जैसा काबिल आदमी शायद हिंदुस्तान तो छोड़ो अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत कम होंगे। लेकिन अगर सिर्फ बोलने की बात आए तो ये मुझे बताइए कि एक मुद्दा मुझे ऐसा बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने जहाँ पर मुसलमानों के लिए जो ना बोले हों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ माइक पर बोलते हैं, 1-2 लाख की भीड़ है वहाँ पर बोल देते हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाई वाहिद एक ऐसे शख्स हैं कि जब मुसलमान को एनआरसी के टाइम में ज़रूरत थी कि कोई हमारे साथ आकर के खड़ा हो, हमारी आवाज़ को उठाए, तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वही शख्स चंद्रशेखर आज़ाद भाई थे जो प्रोटेस्ट के दौरान जो एनआरसी में जामा मस्जिद से वहाँ पर उनको जेल भेजा गया। क्यों? कि सिर्फ कि आप मुसलमानों के साथ क्यों खड़े हो रहे हो। जब मौलाना साद साहब का मैटर आया तो मौलाना साद साहब के मैटर में भी तन्हा के लिए वही ऐसे वाहिद शख्स थे जिन्होंने कहा कि अगर मौलाना साद साहब पे हाथ डाला गया तो मुसलमान तो बाद में आएंगे, पहले हमारे भीम आर्मी के लोग आ जाएंगे। तो सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, उस काम का इम्प्लीमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो हमें इसलिए चंद्रशेखर भाई पसंद हैं कि वो सिर्फ बोलते नहीं है, मुसलमानों के लिए बोलने के साथ साथ कहीं कोई बात अगर आती है तो वो लट गाड़ करके थाने पे भी, कमिश्नर के भी, डीएम के भी, मुख्यमंत्री के आवास पे भी लट गाड़ के खड़े हुए मुसलमानों के बीमार के लोग पहुँच जाते। अच्छा, ये जो कमर भाई हैं, खुशनसीब कमर भाई, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं।
शायद मेरे ख्याल से इन्होंने कोशिश भी करी होगी, तो आप बोल दीजिए कि मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मिलेंगे ज़रूर। देखिए, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और जब भी मुझे आप लोग कहेंगे कि आपको फ़ला दिन आना है तो इंशाअल्लाह ताला मैं सारे काम छोड़ के मैं आपके पास आऊँगा। अच्छा बदर भाई, एक और सवाल है कि हर कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर किसी ना किसी पार्टी में एडजस्ट हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि वो कम्युनिटी एक पार्टी चुनती है और उसको अपनी पार्टी बना लेती है, लेकिन मुसलमान कौम ही क्यों ऐसी है कि हर जगह बिखरी पड़ी है? क्यों ये एकजुट नहीं हो पा रही है? क्या वजह है इसकी? देखिए, कभी भी मुसलमान अगर एकजुट होकर के एक पार्टी के अंदर कोई अपनी पार्टी बनाएगा तो उससे नुकसान क्या है। 2000 जब ये मोदी सरकार आई 2014 में, उससे पहले की बात आप छोड़ो, आज आप ये देखो कि बीजेपी खुद चाहती है कि मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, किसी एक अपने नेता को एक अपनी पार्टी के बैनर तले वो इकट्ठा हो जाए। क्यों? कि ताकि जहाँ जहाँ भी वो लड़ने के लिए जाएं 5, 7, 10, 20 सीटें जो है उनकी पार्टी जीतती रहे, बाकी जो है हम एकजुट होकर के अपनी सरकार बनाते रहे। आप ये बताओ कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुसलमान एकजुट वोट करेगा तो अपने विधायक जिता लेगा। 5 होंगी, हद से हद 7 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, लेकिन अगर 10 सीट पे मुसलमान एकजुट होगा तो बाकी जो 85% हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो एकजुट होंगे नहीं होंगे। तो एकजुट होने से किसे नुकसान है? मुसलमान को ही तो नुकसान है कि अगर वो लोग एकजुट रहेंगे तो वो लोग फिर जुल्म करेंगे। जुल्म किस पे होगा? वो मुसलमानों पे होगा। तो अगर मुसलमानों को जुल्म से बचना है तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद भाई को, आज़ाद समाज पार्टी को आप इतनी ताकत दें कि ताकि दलित और मुसलमान मिलकर के 2000 जो अब आने वाले विधान चुनाव 27 में इनको उखाड़ फेंके। अच्छा बदर भाई, मुझे एक बात और बताइए, आप राजनीति में हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं आप, और माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा भी है आपको। मुसलमान राजनीति में इतना पीछे क्यों है? क्यों ये आगे नहीं आना चाहता राजनीति में? नहीं, देखिए, मुसलमान की आप अगर बात करें, मुझे सारे हिंदुस्तान की बात आप छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश की ही आप ले लीजिए। कोई ऐसी सरकार मुझे बताओ आप कि जिसमें मुसलमानों का वो नहीं रहा दखल, और जिसमें बड़े बड़े ओहदे पर जो है मुसलमान नहीं रहे। पुरानी बात को छोड़ दो आप, 2007 से 2012 तक जो है बीएसपी की सरकार चली, क्या उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ताकत में नहीं थे? क्या उसमें बाबू मुनकाद अली ताकत में नहीं थे? उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, क्या उसमें आजम खान ताकत में नहीं थे? और जो है उनका नाम था हसन साहब, क्या वो ताकत में नहीं थे? ऐसा नहीं है कि मुसलमान ताकत में नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की सरकार आती गई तो जिन लोगों ने वक्त रहते हुए उस वक्त में कि जब वो सीट पर थे, जो भी मजबूरियां रह रही हों, तो उन्होंने आज के दौर में आवाज़ उठाना बंद कर दिया उन्होंने, और उस आवाज़ उठाना बंद करने की वजह से ये बीजेपी के लोग इतने हावी होते चले गए। हमारा मानना ये था कि अगर आपको जेल ही जाना है तो आप क्यों लड़के ना जाओ? क्यों खामोश बैठे हुए आप? तो अगर आज मुसलमान पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो उसकी बड़ी वजह भी यही है कि जिन लोगों को मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरीके से ताकत दी, वो लोग आज खामोश बैठ गए, और जब खामोश बैठे तो उन्हें देख करके बाकी लोग भी खामोश बैठ गए। लेकिन जैसे आपने बताया कि मुसलमान हर सरकार में ताकत में रहता है, जहाँ तक जिस नज़रिए से और जितने तजर्बे से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान हर तरीक़े से अपने तन मन धन से जिसके भी साथ रहता है उसे सपोर्ट करता है और उसके साथ वफ़ादार रहता है। लेकिन चाहे वो बसपा हो, उसे मौका मिलता है वो बीजेपी को समर्थन दे देते हैं, चाहे वो सपा हो, उनके नेताओं को जेल में डाला जाता है, लेकिन वो खुल के जो है ना बोलते नहीं है उनके हक़ में। तो क्यों हर सरकार या हर पार्टी मुसलमानों के जज्बात से ही खेलती है? इसकी वजह क्या हो सकती है आपके? देखिए, जैसे आपने आजम खान साहब का नाम लिया, मैंने क्या बताया पहले भी कि आज का दौर वो है कि अगर कोई भी आदमी मुसलमान के पक्ष में बोलेगा या उसकी आवाज़ को उठाएगा तो वो भी घिरिया में आ जाएगा। बीजेपी सरकार ने इतना डर नेताओं के अंदर काबिज कर दिया है कि अगर आप मुसलमानों की आवाज़ उठाओगे तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार रहना।
इसी वजह से ही जितने भी ये जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं 2019 के बाद, मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ की शुरुआत जो है वो हमसे हुई। जेल भेजने का सिलसिला जो शुरू हुआ नेताओं को, वो जो है हमसे शुरू हुआ। गैंगस्टर लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हमसे शुरू हुआ। बुलडोज़र प्रथा जो शुरू हुई वो भी हमारी अस्पताल से हुई। तो जब लोगों ने देखा कि एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, तो जितने भी हमारे मजबूत लोग थे जिनके पीछे हमने हमेशा उनके नारे लगाए, तो वो लोग खामोशी इख्तियार इसलिए वो कर गए कि यार आपके पास तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके पास तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर आपने भी कोई आवाज़ उठाई तो कहीं जाए आपकी प्रॉपर्टी सीज ना कर दें, आपको भी जेल ना भेज दें। अच्छा, कई नेता ऐसे हैं यूपी के अंदर जो ये मानते हैं और कहते भी हैं कि उनको मुसलमान वोट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अदर पार्टीज़ हैं, समाजवादी है, एएसपी है, बसपा है, या जैसे एएसपी दलितों और मुसलमानों की पार्टी बन के उभर रही है, क्या उनको ब्राह्मण और यादव के वोट की ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं, उनको ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत। देखिए जो बयान आपने तो कहा कि आपका, हाँ, साथ साथ ये भी उनको भी जवाब दे देना जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों को क्या जवाब होगा देखिए आपका, ये भी बता दें। उनका सीधा सीधा एक ही स्ट्रेटजी है कि हम ये कहें कि हमें मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत नहीं है, ताकि मुसलमान एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दे। और उन बीजेपी वालों को मालूम है कि अगर सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी को छन छन के भी वोट दे दें तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब उन्हें मालूम है कि अगर हम बोलेंगे मुसलमान एकजुट होगा, एकजुट होने के बाद वो जो पहले की तरह समाजवादी जो पार्टी को वोट देगा। तो अब मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी है जो मुसलमान की वोट की अहमियत नहीं समझ रहे, तो उन्हें ये महसूस करना पड़ेगा कि अब हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो सत्ता में आ सकती है, जिसके साथ दलित वोट भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ में पिछड़ा वोट भी जुड़ा हुआ है। बाकी देखिए समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के अलावा कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मैं बात करूं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो देख रहा था कि संसद में आते हैं चंद्रशेखर जी, मोदी जी खड़े हुए हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं और ऐसे ही बिना हाथ मिलाए, बिना हाय हेलो के निकल जाते हैं चंद्रशेखर भाई। तो क्या मतलब ये जो राजनीति में इख्तलाफ होते हैं, ये जो पर्सनल लाइफ होती है उस पर भी असर करती है ये चीज़? देखिए ये जो वीडियो थी ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज क्या था कि उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि देखिए मैंने उस आदमी से हाथ जोड़ना तो छोड़ो, उससे मिलके मैंने हाय भी नहीं किया कि जिस इंसान ने गुजरात दंगों में मुसलमानों को मारा, और जब से सत्ता के अंदर आए हैं उनके नाम पर पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लाख ज़्यादती हो रही हैं। तो ये देखो मुसलमानों, जिसको तुम वोट देते आए हो आज तक, जो लोग आपकी वोट से मुख्यमंत्री बने, वो तो जोड़ते हैं हाथ और उनकी कामना करते हैं कि साहब जो है आप आने वाले वक्त में फिर प्रधानमंत्री बनो। लेकिन मैं उस आदमी से हाय भी नहीं बोलूँगा कि जो आपका दुश्मन हो। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप सोशल वर्क करते हुए राजनीति में आ गए, तो राजनीति में आने के बाद लाइफ में कोई चेंज आया है, कोई बड़ा चेंज आया हो लाइफ में कि जैसे राजनीति ज्वाइन की हो, कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आया हो? देखिए लाइफ में चेंज आया 2019 में जब मैं जेल गया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना सरकार इतना जुल्म भी कर सकती है। हम लोग जब छोटे छोटे से तो हम लोग देखते थे फिल्मों में कि पुलिस ऐसा कर देती है, पुलिस जो सारे घर को उठा करके ले जाती है, पुलिस बहुत जुल्म करती है, या सरकार जो होती है वो बहुत जुल्म करती है। तो हमने सोचा था कि सिर्फ जो है फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हमने सब चीज़ अपनी आंखों से देखी वो जुल्म, तो हमें वो लगा कि भी अब हम पे दो रास्ते हैं, या तो जो जुल्म हुआ है इसको सहो और सब कुछ भूल करके अपने बीवी बच्चों को लो, अपनी फैमिली को लो और यहाँ से चले जाओ, या दूसरा रास्ता ये है कि जो जुल्म आप पर हुआ है
वो जुल्म किसी और मुसलमान पे ना हो, तो इतनी ताकत हासिल करो कि ये सरकारें किसी मुसलमान पे ज़्यादती करने से पहले 20 बार सोचें कि नहीं भी अब हम अगर करेंगे तो वहाँ पर जो है बदली आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बदर अली आने वाले वक्त में कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम मेयर शहर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी से टिकट के दावेदार हैं और पूरी मेहनत चल रही है। कोई चौखट हम नहीं छोड़ रहे हैं कि जहाँ पर हम ना जाएं, और जा कर के कौम को हम इस बात का एहसास हम करा रहे हैं, ख़ास तौर से गरीब को, कि भी देखो हम आपकी वोट की वैल्यू समझ करके हम आपकी चौखट पे आ गए। और हम वही बदर अली हैं जिसके ऊपर सरकार ने 22 मुकदमे लगाए, उसका अस्पताल तोड़ा, उसे जेल भेजा और लाख ज़्यादतियाँ करी, फिर भी वो इंसान मैदान छोड़ के नहीं भागा। तो मैं आपकी चौखट पर आया हूँ, अपना हक मांगने आया हूँ, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, दुआ दें और मुझे मेरा हक आप दें, कि ताकि मैं ताकत हासिल करने के बाद जो काम आज 50 की स्पीड से हो रहे हैं वो काम 100 की स्पीड से हों। और हमें उम्मीद है कि चंद्रशेखर भाई हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी कुर्बानी को देखते हुए यहाँ से हमें लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, बदर अली जब समाज में है, समाज में रह के काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प वो कर रहे हैं, लोगों की जो है ना वो अपनी तन मन धन से लगे हुए हैं, दिन रात, दिन हो रात हो, कोई पुकारता है चले जाते हैं। और किसी को कोई हेल्प होती है, ज़रूरत होती है, नीड होती है, बदर भाई उसको भी पूरा कर देते हैं। ना तो बदर अली कोई एमएलए हैं, ना जो है एमपी हैं, ना ही किसी बड़े पद पे हैं, इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर बदर अली किसी पद पे चले जाते हैं तो वो इससे बड़ा लोगों के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं आप अपने क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं, तो आप सबसे बड़ा चेंज क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, हम सबसे बड़ा चेंज ये रहेगा कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पर अस्पताल प्रस्तावित किया गया है, एक और सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं उनकी पैरवी ठीक से नहीं हुई और उन्होंने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से वो अस्पताल नहीं बन पाया। वो अगर वो अस्पताल बन जाता तो बहुत सारे गरीब मजलूम हैं ऐसे कि जो कि सरकारी अस्पताल में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। जब वो लोग इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं प्राइवेट में, तो वहाँ पर कहा जाता है कि साहब मकान बेचो, दुकान बेचो, हमें पेमेंट जो है यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले विधायक बनने के बाद हम वो अस्पताल बनवाएंगे, कि ताकि गरीब लोगों को अपनी मकान दुकान इलाज के लिए वो न बेचनी पड़े। एक बात। दूसरी बात, एक स्कूल बच्चियों के लिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल का, इंग्लिश मीडियम का, कि जो हमारी बच्चियां दूसरे स्कूलों में जा रही हैं और जा कर के जो माहौल वहाँ का है आज का, वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बच्चियों के लिए स्कूल स्टैंडर्ड लेवल का वो जो है उसे बनाया जाए, कि ताकि हमारा माहौल वहाँ पर हो, हमारी दीनी बात वहाँ पर सिखाई जाए, हमारा वो इस्लाम क्या बोलता है उसे बताया जाए, और उसके साथ साथ अपनी जो एजुकेशन भी हासिल करें। ये दो चीज़ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी, एक अस्पताल और एक स्कूल। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई आपके सोशल वर्क के बारे में, राजनीति के बारे में, इन फ्यूचर राजनीति में आप क्या करेंगे ये भी थोड़ा सा हमने जान लिया। तो अब हम जानना चाहते हैं कि बदर अली जीने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मेरा जो है छोटा सा कारोबार है कपड़े का। हमारे कई साथी लोग ऐसे हैं जो अच्छे कारोबारी हैं कपड़े के काम में, उनके साथ बहुत छोटा सा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, फैमिली मजबूत है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बिल्कुल हैंड फ्री छोड़ रखा है कि जाओ आप जो है लोगों की मदद करो, बाकी हम अपना आप कर लेंगे। अच्छा बदर भाई, आप जो है ना बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है, आइडियल हैं आप। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो युवा हैं, उनके लिए कोई आप छोटा सा प्यारा सा मैसेज क्या होगा? देखिए, उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ मैसेज यही है कि अगर आप ये चाहें कि आपने आज मेहनत करी है और उसका फल आज ही मिल जाए, तो ये नामुमकिन बात है। शर्त यह है कि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी कि आप ये सोचें कि हाँ, मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता।
और दूसरी बात यह है कि जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगी आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। तो मैं सभी साथियों से जो आने वाले वक्त में राजनीति करना चाहते हैं वो ये सोचें कि हमें कम से कम 10-15 साल मुसलसल पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आपको समाज को देना है, कौम को देना है, अपने क्षेत्र को देना है। अगर इतना वक्त आप इन्वेस्ट आप कर सकते हो तो आप राजनीति में आएँ। और अगर आप सोचें कि साहब मैं महीने 2 महीने में बन जाऊं मैं नेता, तो ये नामुमकिन वाली बात है। अच्छा, इन फ्यूचर बदर अली अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सोशल वर्क में ही है या फिर राजनीति में कोई बड़ा चेहरा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 2027 में सभी लोग मिल कर के हमें ताकत देंगे। 2027 में विधायक बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और 2029 में मेरठ हापुड़ लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब तक ज़्यादा ताकत आपके पास नहीं होगी तब तक आप ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते। जितनी ताकत बढ़ती चली जाएगी उतनी मदद आपकी बढ़ती चली जाएगी। और बदर अली को ताकत आवाम के लिए चाहिए। बदर अली के पास अपना कुछ नहीं है, ना ही जो बंगला है, ना ही कोठी है, ना ही प्रॉपर्टी है, ना ही फैक्ट्री है, ना ही कोई ऐसे मुकदमे हैं कि जिनसे बचने के लिए बदर अली को ताकत चाहिए। बदर अली को जो भी कुछ आज है बदर अली पे, वो सब कौम का है, वो सब आवाम का है। और आने वाले वक्त में जितनी भी ताकत बदर अली के पास में रहेगी वो पलटे में वो ताकत आवाम के पास ही जाएगी। अच्छा, एक और मैसेज, जो हम आए हैं आपके जो है आवाज़ पे और यहाँ हमने अपने पॉडकास्ट में आपका इंटरव्यू किया है, तो हम हर जो गेस्ट होते हैं हमारे इंटरव्यू का, हम उनसे कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर लेते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि उन्हें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी तरीके से जो भी आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहें जो आपको देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे भाई लोग सब आए, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं सभी लोगों से ये गायबाना दरख्वास्त करता हूं कि आप इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। और जितने लोग इनको ताकत देंगे उतनी ही ये आपकी आवाज़ को उठा पाएंगे। तो हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे लोग जितने मजबूत होंगे उतने मजबूत हम होंगे। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपका, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा बदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपका हौसला और आपकी हिम्मत ऐसे ही बुलंद बाला रखे। ये हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हर जो है मिशन में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपसे बात करके एक हिम्मत, एक हौसला सा हमारे अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो आप लोग भी अगर यहाँ तक आ गए हैं और ये यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पॉडकास्ट में आपको वो सब मिला होगा जो आप अपने लीडर और अपने नेता के अंदर देखना चाहते हैं। तो अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना बदर भाई के लिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई बात के साथ, नई शख्सियत के साथ।